हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू IQ टैब। आज की इस वीडियो में हम 6 जनवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। हमारा मेन एम ये होगा कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं उन्हें हम प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करें, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो शॉर्ट नोट्स हैं वो पसंद आ रहे होंगे और उसको आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पा रहे होंगे, राइट। इस पर्टिकुलर नोट्स का मेन एम यही होता है कि इसको आप 10 से 12 मिनट के अंदर ही रिवाइज कर लें, मतलब कम से कम टाइम लगना चाहिए आपको रिवाइज करने के लिए। और अगर आप इस पर्टिकुलर नोट्स को अगले 2 से 3 दिन तक लगातार रिवाइज कर लेते हैं तो आपको इसको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर अ मंथ उसके बाद आप दोबारा एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज 3 से 4 बार सेम चीज़ को पढ़ने के बाद उसकी जो रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करें, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी छोड़े ना। अगर आज का नोट्स हैं तो उसको ट्राई करें कम से कम 2-3 दिन तक, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 10 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट इतना ज़रूर दें, सो दैट आपको ये जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाए और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर वो रिटेन हो जाए, ठीक है। सो आज का जो हमारा मेन डिस्कशन है उस पर हम मूव करते हैं। जो हमारा पहला न्यूज़ पीस है दैट इज़ अबाउट टर्म इन न्यूज़। सो यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है दैट ब्रैकेट्स के अंदर एक टर्म दे देगा दैट दिस पर्टिकुलर थिंग रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट, या फिर इट इज़ अ व्हाट, राइट। सो आज का जो टर्म है उसका नाम है लीला नॉरफॉल्क। सो लीला नॉरफॉल्क एग्जैक्टली क्या है? ये एक शिप थी जिसके ऊपर हाईजैक होने का अटैक हुआ था, मतलब कुछ पायरेट्स ने इसको अटैक करने की कोशिश की थी नॉर्दर्न अरेबियन सी के अंदर। जैसा आप जानते हैं नॉर्थ अरेबियन सी जो है वो भारत के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, मतलब इंडिया का जो जोन है, नेवल जोन है, उसके अंदर आता है। तो टेक्निकली ये इंडिया की जो टेरिटोरियल वाटर्स था उसके ऊपर अटैक हो रहा था। तो जैसे ही इंडियन नेवी को ये चीज़ मालूम हुई तो इंडियन नेवी ने ऑब्वियसली इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और इस पर्टिकुलर शिप को हाईजैक होने से बचा लिया। इस पर्टिकुलर शिप पे जितने भी लोग थे उन सबको यहाँ पर सेव कर लिया गया है और इसके अंदर टोटल 15 इंडियंस भी थे, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ पर्टिकुलर क्लियर हो गई है। यहाँ पर मेन चीज़ इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है कि लीला नॉरफॉल्क क्या है, ये एक शिप का नाम है, ठीक है। नो, शिप के नाम से यहाँ पर इतने सारे इंपॉर्टेंट क्यों हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से? बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं कि जो हाउदी रेबल्स हैं वो लगातार ही बहुत सारे शिप्स पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा हमने पहले भी जो मैरीटाइम वेसल साईं बाबा के बारे में बात की थी, राइट। मैरीटाइम वेसल चैम प्लूटो के बारे में बात की थी, राइट। तो ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इनके बारे में पूछ सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारा वो है डिजी यात्रा से रिलेटेड। डिजी यात्रा समझते हैं क्या है? ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जहाँ पर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन भारत के किसी भी एयरपोर्ट पे जाए तो उसको जो भी टाइम लगता है एंट्री करने में, होता है ना कि फेशियल का जो रिकग्निशन कराते हैं, सिक्योरिटी चेक होते हैं, बैगेज चेक होते हैं, उन सब में टाइम कम से कम लगे। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा है कि अगर डायरेक्टली उनका एक फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही उनका वेरिफिकेशन हो जाए कि ये पर्सन सही है या फिर नहीं है, तो उनको कम से कम समय देना पड़ेगा अपना एंट्री पॉइंट्स पे या फिर चेक पॉइंट्स पे। इसलिए डिजी यात्रा नाम की इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब देखिए, सो बेसिकली आई होप आप समझ गए, यहाँ पर टाइम को रिड्यूस करने के लिए था कि जो यात्री हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको कम से कम समय लगे एयरपोर्ट पे चेक इन करने के लिए। अब इसको किसने इम्प्लीमेंट किया है? इसको इम्प्लीमेंट किया है डिजी यात्रा फाउंडेशन नाम की एक बॉडी बनाई गई, उसने इसको इम्प्लीमेंट किया है। और इस पर्टिकुलर फाउंडेशन को किसने किसने बनाया है? एक तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और कुछ और जितने भी हमारे इंडिया के एयरपोर्ट्स हैं उनमें से कुछ मेजर एयरपोर्ट्स साथ में आकर के इस पर्टिकुलर चीज़ को बनाते हैं। नो, इसमें कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं वो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इसका पार्ट है, बाकी कोई भी इसका पार्ट नहीं है। आपको ध्यान रखना है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है वो सब इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट बॉडी यहाँ पर डायरेक्टली इसका पार्ट नहीं है अपार्ट फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसको पहली बार लॉन्च किया गया था दिसंबर 2022 के अंदर और उस टाइम में सिर्फ तीन एयरपोर्ट पर इसको लॉन्च किया गया था, न्यू दिल्ली, बैंगलोर और वाराणसी। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज यूपीएससी ये चीज़ काफ़ी आसानी से पूछ सकती है कि जिस टाइम पहली बार डिजी यात्रा को लॉन्च किया गया था इनमें से कौन सा
एयरपोर्ट उसमें से नहीं था, राइट, इस तरीके से। या फिर एक स्टेटमेंट में पूछ सकती है अमंग द फर्स्ट वंस बैंगलोर वॉज देयर, राइट, इस तरीके से पूछ सकते हैं। सो न्यू दिल्ली, बैंगलोर और वाराणसी, इन तीनों को ही आपको ध्यान रखना है। नाउ अभी तक सब मिलाकर के 3+4 मतलब 2 टोटल सेशंस हुए हैं, जिसमें टोटल 7 एयरपोर्ट्स को ही अभी तक इसके साथ लिंक किया गया है। मतलब कि अभी भारत के ऑल एयरपोर्ट्स को लिंक नहीं किया गया है, आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। कितने एयरपोर्ट्स को किया गया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के सारे एयरपोर्ट्स को अभी तक डिजी यात्रा के साथ लिंक नहीं किया गया है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, देखिए इसमें होता क्या है, डिजी यात्रा में आप एक पर्टिकुलर ऐप पर जाकर के अपने ट्रैवल डिटेल्स, अपने जितने भी आईडी कार्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब ऑलरेडी लिंक कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, आपका एक फेशियल स्कैन क्रिएट हो जाएगा उस पर्टिकुलर ऐप के अंदर। और वो जो ऐप होता है वो सेम ऐप वहाँ पर जो एयरपोर्ट के जो अथॉरिटी होते हैं, मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उनके पास भी होते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे तो आपके एंट्री लेते ही वो सब कुछ वहाँ पर चेक करके कंप्यूटर के अंदर शो कर देगा कि ये पर्सन सही है या फिर नहीं है, डिटेल्स सही है या फिर नहीं है, राइट। और जैसे ही वो हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो भी मतलब यात्री होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, उनको अपना बोर्डिंग पास, आइडेंटिटी कार्ड, ये सब कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया कि डिजी यात्रा जो है वो एग्जैक्टली कैसे काम करेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो स्लॉथ बेयर से रिलेटेड है। देखिए स्लॉथ बेयर क्या है, नाम से पता चल रहा है पहली चीज़ तो ये एक बेयर है, यानी कि भालू की एक स्पीसीज है। अब देखिए बेयर की टोटल 8 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है, उनमें से एक स्पीसीज स्लॉथ बेयर है। नाउ स्लॉथ बेयर एक ऐसी स्पीसीज है जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाई जाती है। नाउ ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं पाया जाता है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाया जाता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये सब आते हैं, राइट। ओके इसके अलावा कुछ कुछ पॉपुलेशन जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेपाल में, श्रीलंका में, इन सब एरियाज में भी पाया जाता है, ठीक है। सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलावा नेपाल, श्रीलंका, इन सब एरियाज के अंदर भी कुछ कुछ पॉपुलेशन इसकी पाई जाती है। सो आप बस एक ध्यान ये रख सकते हैं कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एरिया है और इंक्लूड अगर हम कर सकते हैं श्रीलंका को, तो इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही स्लॉथ बेयर्स बेसिकली पाए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये एक ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल एनिमल आप इसको कह सकते हैं। अब ठीक है, ओके, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में ये है कि ये जो होते हैं ये टर्माइट्स और एंट्स को खाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, देखिए इनको बोला जाता है मर्माकोफेगस, ठीक है। देखिए मर्माकोफेगस इनको बोला जाता है बिकॉज ये टर्माइट्स को खाते हैं और ये एंट्स को खाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब इसके अलावा एक चीज़ जिसके बारे में यूपीएससी यहाँ पर पूछ सकता है, देखिए यूपीएससी अक्सर किसी भी एनिमल के इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पूछता है, राइट। तो यूपीएससी यहाँ पर इसके बारे में भी पूछ सकता है कि देखिए जो स्लॉथ बेयर्स होते हैं उनके पास एक पर्टिकुलर टाइप की कैपेबिलिटी होती है कि जब भी वो किसी भी पर्टिकुलर टर्माइट्स या फिर बी हाइव्स यानी कि जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, जब उसमें वो रेड डालते हैं मतलब उसके अंदर जाते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए, तो वो अपने नॉस्ट्रल्स को मतलब अपने नाक को पूरी तरीके से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से क्लोज कर सकते हैं सो दैट उनके नाक के अंदर या फिर बॉडी के अंदर कहीं से भी डस्ट या फिर कोई इंसेक्ट्स एंटर ना हो, ठीक है। आई होप ये आपको प्रॉपरली समझ आ गया कि वो अपने नाक को पूरी तरीके से यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं ताकि उनके बॉडी के अंदर डस्ट या फिर इंसेक्ट पूरी तरीके से सेफ रहे, मतलब उनके अंदर एंटर ना हो। इसके अलावा 12 अक्टूबर को वर्ल्ड स्लॉथ बेयर डे मनाया जाता है और इसके अलावा जो दारोजी स्लॉथ बेयर सेंचुरी है काफ़ी फेमस है, ये कर्नाटका के अंदर प्रेजेंट है। ये पूछा जा सकता है, अगर स्लॉथ बेयर के बारे में क्वेश्चन आएगा तो ये डेफिनेटली आएगा कि दारोजी स्लॉथ बेयर सेंचुरी कहाँ पर है, या फिर ये क्वेश्चन आएगा कि जो कर्नाटका के अंदर एकमात्र सेंचुरी है उसका नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है दारोजी स्लॉथ बेयर सेंचुरी उसका नाम है। सो उम्मीद करता हूँ आपको स्लॉथ बेयर के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब चीज़ें यहाँ पर समझ आ गई। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए एक रिसेंट यहाँ पर हिस्टोरिकल फाइंडिंग हुई है, एक पैलियोलिथिक टूल्स का एक प्लेस मिला है। देखिए अभी रिसेंटली तेलंगाना के मुलुगु नाम के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी रिसेंटली फ्लड्स आए थे, ठीक है। अब इस फ्लड्स आने के कारण अभी रिसेंटली जब फ्लड्स सूखे हैं तो यहाँ पर बहुत सारा जो रिवर बेड था उसके नीचे से बहुत सारे स्टोन्स निकले हैं, राइट।
अब जब वो स्टोन्स निकले हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली आर्कियोलॉजिस्ट आए, और जब आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह आए तो उन्होंने ये पाया कि वहाँ पर कुछ हैंड एक्सेस थे, ठीक है, कुछ वहाँ पर हैंड एक्सेस मिले हैं जो कि लोअर पैलियोलिथिक एज के टाइम के मतलब हैं, ठीक है। सो जो लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड था उसी टाइम पीरियड के यहाँ पर हैंड एक्सेस उस समय पाए गए हैं। सो आई होप आप समझ गए कि अभी रिसेंटली तेलंगाना के अंदर ये सब चीज़ें पाई गई हैं। अब देखिए 1863 में पहली बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जियोलॉजिकल सर्वे टीम था, उनको पहला जो भारत के अंदर पैलियोलिथिक साइट मिला था उसका नाम था अतिरामपक्कम। अतिरामपक्कम जो है चेन्नई के पास है, चेन्नई का पहले क्या नाम था, मद्रास, ठीक है। सो अतिरामपक्कम आपको ध्यान रखना है, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु के पास है वो पर्टिकुलर चीज़। और यहाँ पर क्या मिला था, यहाँ पर हमें मिला था बाईफेशियल हैंड एक्सेस। बाईफेशियल हैंड एक्सेस क्या होता है, मान लीजिए अगर ये हैंडल है तो इधर भी एक्स होता है और इधर भी एक्स होता है, राइट, इसे कहते हैं बाईफेशियल हैंड एक्सेस, ठीक है। तो ये वहाँ पर पहली बार मिला था। नाउ देखिए जो पैलियोलिथिक कल्चर है उसमें माना जाता है जो मद्रास का जो एरिया था, मद्रास के एरियाज में हैंड एक्सेस बहुत बनते थे, मतलब हाथ वाली जो कुल्हाड़ी होती थी वो यहाँ पर बहुत सारी बनती थी। इसलिए पैलियोलिथिक कल्चर को मद्रास हैंड एक्स कल्चर नाम से भी बोला जाता है, या फिर मद्रास का हैंड एक्स इंडस्ट्री नाम से भी बुलाया जाता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई कि पैलियोलिथिक कल्चर को मद्रास हैंड एक्स इंडस्ट्री नाम से भी बुलाया जाता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारा वो पृथ्वी विज्ञान स्कीम के रिगार्डिंग है। पृथ्वी विज्ञान स्कीम जिसका जो ओवरऑल फुल फॉर्म है वो पृथ्वी है, ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, जो एक्रोनिम है उसका वो पृथ्वी है। समझते हैं ये पर्टिकुलर पृथ्वी प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है। देखिए पृथ्वी प्रोग्राम जो है वो इंडिया का प्रोग्राम है जिसमें भारतीय गवर्नमेंट ये चाहती है कि अर्थ के जितने भी वाइटल साइंस है, मतलब अर्थ एज अ प्लैनेट के जितने भी वाइटल साइंस है, जैसे कि इसका एटमॉस्फेयर, इसका वाटर है ना, ये सब चीज़ें, उसमें क्या क्या चेंजेस वगैरह हो रहे हैं उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करें, उसको प्रॉपर्ली चेक करते रहे टाइम टू टाइम। और साथ ही साथ इंडिया जो है अपने ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन कर रही है अर्थ के मतलब अर्थ के बारे में, है ना, जैसे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका ऑब्जर्वेशन, ओशन का जो है उसका ऑब्जर्वेशन, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर, सॉलिड अर्थ, इन सब का जो ऑब्जर्वेशन कर रही है उसको और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहती है। यही इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर पृथ्वी स्कीम को लाया गया है। इसका एक एम ये भी है कि ये यूनिफाई करना चाहता है वेरियस अर्थ साइंस के डिसिप्लिन्स को। अब देखिए अर्थ साइंसेस में जितने भी होते हैं, अब वो जियोलॉजी हो, जियोलॉजी क्या होता है, जो कि अपर अर्थ के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। एक होता है जो हाइड्रोलॉजी होता है, हाइड्रोलॉजी वाटर के बारे में डिस्कस करता है, जो एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। उन सबको साथ मिला करके सबको साथ में स्टडी करने के लिए मतलब बेसिकली इनकरेज करना चाहता है, ठीक है। सो एक इंटीग्रेटेड और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर बनाना चाहता है पृथ्वी स्कीम के अंदर में, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है। इसका एक एम ये भी है कि ये एड्रेस करना चाहता है जितने भी चैलेंजेस हैं, जैसा कि वेदर के अंदर अगर कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट के अंदर आ रहे हैं, ओशिनोग्राफी के अंदर, क्रायोस्फेरिक स्टडीज़ के अंदर, सिस्मोलॉजी के अंदर, कहीं पर भी अगर कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो इनको स्टडी करके देन वो गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट देगा और गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर वहाँ पर काम कर सकती है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब ये जो पृथ्वी स्कीम है इसको कैबिनेट ने अप्रूव ऑलरेडी मतलब किया हुआ था, रिसेंटली उसको अगेन एक नॉड मिल गई है, और इसका जो टाइम पीरियड था वो 2021 से लेकर के 2026 तक के बीच में है, और इसके ऊपर ऑलमोस्ट 4797 यानी कि 4800 करोड़ के आसपास में जो पैसे हैं वो यहाँ पर खर्च हुए हैं, ठीक है, मतलब इसके लिए सैंक्शन किए गए हैं इतने रुपए। ऑलराइट, ये थे हमारे आज के जितने भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थे। अब हम मूव करते हैं आज का जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था उसके ऊपर। देखिए जो आज का इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो एएमआर के बारे में है। एएमआर मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सबसे पहले समझते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले समझते हैं माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स देखिए कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या फिर जो पैरासाइट्स होते हैं, ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, फंगी हो गए, पैरासाइट्स हो गए, इन सबको यहाँ पर माइक्रोब्स बोले जाते हैं, बिकॉज ये सब आपकी बॉडी के अंदर आकर के हार्म कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए, और इनसे फाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनसे फाइट करने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन खाते हैं, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन खाते हैं। अब अगर किसी भी तरीके से ये जो माइक्रोब्स हैं, अगर वो इस मेडिसिन के जो असर हो रहा था उनके ऊपर, उस असर को एक्सेप्ट करना बंद कर दे, मतलब वो मेडिसिन जो हैं अगर उनके ऊपर एक्सेप्ट ही ना करें,
या फिर उनके ऊपर रिस्पॉन्ड ना करें, तो इसे कहते हैं कि वो पर्टिकुलर माइक्रोब्स जो हैं वो अब रेजिस्टेंस मतलब शो कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए। मतलब माइक्रोब्स जो हैं उस मेडिसिन के ऊपर रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। पहली चीज़ तो समझिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगी हो गया, पैरासाइट्स हो गए, ये सब जो है अपने आप को टाइम के साथ चेंज करते हैं और मेडिसिन के जो प्रभाव उनके ऊपर है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। मतलब कि टाइम टू टाइम मेडिसिन को चेंज करना पड़ेगा, राइट। अब पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि एएमआर के जो कंसर्न्स है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और उसके इम्प्लीकेशंस भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, यानी कि देखिए प्राइमरी केयर होता है जो कि बेसिकली बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए होता है, ठीक है। सेकेंडरी होती है जो थोड़े से ऊपर लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए होता है। टर्शरी होती है जो बिल्कुल ही टॉप क्लास की प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब बिल्कुल ही लार्ज साइज प्रॉब्लम्स होती हैं, लार्ज साइज डिजीज होती हैं, उनके लिए जो भी होता है। अब देखिए, देखा गया है कि जितना भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उन सब में मोर देन 70% एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मतलब कि कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एंटीबायोटिक उस पर्टिकुलर पेशेंट को दे दिया जाता है कि आप इसको खाइए, आप ठीक हो जाओगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है ऑब्वियसली। अब देखो, यहाँ पर देखा गया है कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं भी है वहाँ पर भी यहाँ पर पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स लगातार रेफ़र किया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा। और एंटीबायोटिक खाते उनकी बॉडी के अंदर इतना एंटीबायोटिक जाता है कि उनके बॉडी के अंदर जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो लगातार खुद को इवॉल्व कर लेते हैं उस पर्टिकुलर मेडिसिन से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बोला गया है कि हर 100 में से अगर जो भी पर्टिकुलर पर्सन मेडिसिन लेने जाता है उनमें से एक्चुअली सिर्फ 45 लोग ही ऐसे होते हैं जिनको सच में एंटी माइक्रोबियल जो मेडिसिन होती हैं उनकी ज़रूरत होती है। 55 तो ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ इसलिए मिल जाता है बिकॉज वो प्रिवेंटिव कॉज होता है बेसिकली, कि कोई और प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम उनको एंटी माइक्रोब्स दे देते हैं, राइट। सो आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। सो 55% यहाँ पर माना जा रहा है कि यहाँ पर बेसिकली प्रिवेंट करने के लिए होता है और सिर्फ 45% ही एक्चुअल कॉज के लिए होता है। ऑलराइट, अब हम समझते हैं कुछ कॉजेज क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कॉजेज क्या क्या हैं। पहली चीज़ तो ऑब्वियसली नेचुरल एवोल्यूशन है। जो पैथोजेंस होते हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, ये लोग खुद ही अपने आप को नेचुरली इवॉल्व करते रहते हैं। दूसरा है, अगर हम एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ करेंगे या फिर उसका ओवर यूज़ करेंगे, राइट, तो भी प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। तीसरा है, अगर हम एंटीबायोटिक्स को एनिमल या प्लांट के अंदर इस्तेमाल करेंगे, एनिमल या प्लांट को ग्रोथ कराने के लिए, मतलब फास्ट ग्रो कराने के लिए, और बाद में उसी एनिमल या प्लांट के प्रोड्यूसेस को हम कंज्यूम करेंगे, तो ऑब्वियसली वो भी हमारे बॉडी के अंदर आ जाएगा, राइट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये 3 मेन रीजंस हैं एएमआर के होने के: नेचुरल एवोल्यूशन, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, और तीसरा एंटीबायोटिक्स को एनिमल या प्लांट के अंदर इस्तेमाल करके फिर खुद उसको खा लेना। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट क्या है एएमआर का। इम्पैक्ट कुछ ऐसा है कि WHO ने एक डेटा दिया था जिसके अनुसार 2019 के अंदर 1.27 मिलियन पीपल की डेथ हुई थी डायरेक्टली एएमआर के कारण, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण। इसके अलावा एएमआर के कारण देखो, अब बिकॉज मेडिसिन काम करती नहीं है, जिसके कारण लोगों को सर्जरीज, कीमोथेरेपी, ये सब चीज़ें करवानी पड़ती हैं, ठीक है। मतलब ये बहुत ही हाई कॉस्ट जो चीज़ें होती हैं, जो हाई लेवल की चीज़ें होती हैं, हाई लेवल मेडिसिन होती हैं, उनकी तरफ जाना पड़ता है। अब समझते हैं कि स्ट्रेटजीज क्या क्या है एएमआर से फाइट करने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो जो एंटीबायोटिक्स का जो यूसेज है उसको कंट्रोल करना होगा, उसको रैशनलाइज करना होगा। सही तरीके से जहाँ पर ज़रूरत है उसको वहाँ पर दीजिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर मत दीजिए, ठीक है। दूसरा, एंटीबायोटिक्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बहुत सारा क्राइसिस है। मतलब कि एंटीबायोटिक्स को किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए कि जो बेसिकली बैक्टीरियाज हैं वो बहुत जल्दी खुद को उस चीज़ के लिए रेजिस्टेंस ना बना पाए, राइट। इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर R&D करने की ज़रूरत है। और फिर इसी का एक सबसेट है कि जब R&D हो जाए तो आपको लगातार न्यू एंटीबायोटिक्स बनाते रहने हैं, ठीक है। सो आई होप आप ये चीज़ यहाँ प्रॉपरली समझ गए। इसके अलावा कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, उनके रोल देख लेते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का रोल क्या होगा यहाँ पर। गवर्नमेंट का रोल ये होगा कि उनको एंटीबायोटिक्स का यूज़ को रेगुलेट करना होगा। उनको ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी हॉस्पिटल या फिर कोई भी जो क्लिनिक वगैरह हैं वो लोग ऐसे ही मतलब लगातार एंटीबायोटिक्स को किसी पेशेंट्स को ना देते रहे, राइट। दूसरा है कि गवर्नमेंट को ये भी करना होगा कि प्रमोट करना होगा और फंडिंग करनी होगी एंटीबायोटिक्स के रिसर्च के लिए। जैसा हमने बात की, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना होगा।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम हेल्थ केयर के जो प्रोवाइडर्स होते हैं, यानी कि जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, उनका मेन काम क्या होगा? उनका मेन काम ये होगा कि जो भी पर्सन या फिर जैसे डॉक्टर्स हैं या फिर जो कंपाउंडर्स हैं जो मेडिसिन लिख रहे हैं, उनको एजुकेट करना होगा और उनको भी रेगुलेट करना होगा कि आप कम से कम यहाँ पर AMRs का इस्तेमाल करें, मतलब एंटीबायोटिक्स का यहाँ पर इस्तेमाल करें, सो दैट जो भी लोग हैं उनको यहाँ पर AMR की जो खतरा है वो यहाँ पर ना हो, राइट। और तीसरा है कि पेशेंट को खुद यहाँ पर अवेयर होना होगा कि अगर मुझे अगर यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पर एंटीबायोटिक्स को नहीं खाऊंगा या फिर जो माइक्रोबियल मेडिसिन है उसको यहाँ पर नहीं खाऊंगा, राइट। सो आई होप आप ये चीज़ प्रॉपरली समझ गए। इसके अलावा एंड में आप ये समझ सकते हैं कि दो मेन एम क्या है। मेन एम ये है कि अगर हमें AMR को कॉम्बैट करना है तो सबसे पहली चीज़ तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए, राइट। सबको कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करना होगा। जितनी भी चीज़ें हमने ऊपर बात की सबको यहाँ पर एक साथ इंप्लीमेंट करना होगा। और दूसरा, गवर्नमेंट को, हॉस्पिटल्स को, लोगों को, सबको साथ में मिलकर काम करना होगा, तभी यहाँ पर हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। किसी एक के कॉन्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर पूरी तरीके से सक्सेस मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर आर्टिकल भी प्रॉपरली समझ आ गया होगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आज की जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे एंड जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे वो सब चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ आ गई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली डालिएगा, मैं उसको रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।